नमस्कार, मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं सहरसा के अमेठी कॉलेज में इतिहास विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज की इस ई लर्निंग कक्षा में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग अपने इस ई लर्निंग कक्षा में दक्षिण भारत के इतिहास के चोल राजवंश की उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। चोल राजवंश दक्षिण भारतीय इतिहास का एक प्रमुख राजवंश रहा है। इस वंश में कई महान राजा हुए और अपनी उपलब्धियों के कारण यह राजवंश या इस काल का इतिहास, चोलों का इतिहास दक्षिण भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। पल्लव के बाद यह वंश गद्दी पर आया था और पल्लवों के सांस्कृतिक उत्थान को इसने और भी आगे बढ़ाया। तो आज हम लोग इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करेंगे। हमारा यह पाठ्यक्रम बीए पार्ट 1 के छात्र छात्राओं के लिए और एमए फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए अधिक उपयोगी है, क्योंकि यह टॉपिक उनके पाठ्यक्रम में शामिल है। बीए पार्ट 1 और एमए फर्स्ट सेमेस्टर के पत्र संख्या 4 CC 4 में ये शामिल है। इसी कारण से यह दोनों कक्षाओं के छात्रों के लिए उपयोगी है। चोल काल में सभी क्षेत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार उन्नति हुई। शासन के हर भाग में, चाहे वो प्रशासन से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या राजनीतिक सुव्यवस्था स्थिरता से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या फिर साहित्य के क्षेत्र में हो, संस्कृति के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, आर्थिक क्रियाकलाप, व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में हो। कहने का अर्थ है कि सभी क्षेत्रों में समुचित मात्रा में उत्थान हुआ और इन क्षेत्रों में अनेक उपलब्धियां हासिल हुई। हम लोग अगर टुकड़ों में बांट कर देखें, जैसे हम अगर साहित्य पर चर्चा करें तो चोल काल में तमिल साहित्य ने काफ़ी प्रगति की। चोल के अधीन तमिल साहित्य का व्यापक उत्थान हुआ। शैव और वैष्णव दोनों धर्मों से संबंधित, दोनों भक्ति आंदोलनों के दोनों भागों से संबंधित रचनाओं की प्रचुरता देखने को मिलती है। हालांकि इस काल तक बौद्धों और जैनों का प्रभाव दक्षिण भारत में कम हो गया था, लेकिन वैष्णव और शैव संतों का प्रभाव लगातार बढ़ता रहा। तो दोनों से जुड़े हुए धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य दोनों इस काल में उपलब्ध होते हैं, मिलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो प्रिय पूर्णम की पुस्तक तिरुटून पूर्णम ग्रंथ, जिसको पांचवा वेद भी कहा जाता है, इसी काल की रचना है, चोल काल की ही रचना है। इसी प्रकार नंदी का तिरुविलाई यादल पूर्णम या नंदी अंधार, नंदी का तिरुसुसई कांड पूर्णम या अमुदनार का रामानुज नुरंदादी जैसी रचनाएं हैं। या गैर धार्मिक साहित्य में देखें तो फिरोज देवर द्वारा जो लिखा गया है शिवकोशी, नंदमणि, इनका भी उल्लेख किया जा सकता है। कंबन ने 12वीं सदी में तमिल भाषा में रामायण की रचना की थी। इसी प्रकार जय गुंडार ने कलिंग कट्टुपर्णी की रचना की, जिसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है, जिसमें कुलोतुंग के पराक्रम का वर्णन है। तो इस प्रकार अनेक साहित्यिक रचनाएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। पाबंदी का नन्नौर नामक व्याकरण ग्रंथ भी इसी काल की रचना है। तो साहित्य के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में चोलों ने काफ़ी उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। कला के क्षेत्र में भी ये महान निर्माता थे, जो बड़े बड़े आकार के स्थापत्य संरचनाओं को बनवाया था, जैसे नहरों का निर्माण, जैसे तालाब या नदियों के ऊपर बांध। तो
इस तरह के बड़े बड़े स्थापत्य रचनाओं का निर्माण करवाया या बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे राजेंद्र चोल प्रथम ने अपनी नई राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम में एक विशाल तालाब खुदवाया था, जिससे वेल्लार और कोयनरून नदी का पानी जिससे आता था। इन नदियों से इसे जोड़कर इस तालाब को बनवाया गया था। इस तालाब के माध्यम से अनेक नहरों को इससे जोड़ दिया गया था, ताकि अगल बगल के क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा मिल सके, खेती का प्रसार हो सके। इसका जो बांध बनाया गया था, इस तालाब के किनारे को जो बांधा गया था, वह तटबंध उस समय 16 मील में फैला हुआ था। इसका मतलब कि विशाल रचनाएं बनाई गई चोल काल में। व्यापार वाणिज्य के विकास के लिए विशाल विशाल राजमार्गों का भी निर्माण किया गया। राजमार्गों की पर सुरक्षा के लिए, ताकि आर्थिक क्रिया गतिविधियाँ या सैनिक गतिविधियाँ निश्चिततापूर्वक चलाई जा सके, उसके लिए भी राजमार्गों पर सुरक्षा के लिहाज से भी सैनिक टुकड़ियों को निश्चित दूरी पर नियुक्त किया गया था। जैसे आज पुलिस चौकी होती है, उस तरह सैनिक चौकी बनाई गई थी, ताकि सुरक्षा बनाई रखी जा सके। नावों के माध्यम से भी यातायात, व्यापार वाणिज्य और सैनिकों के आवागमन के लिए बड़े बड़े नावों के माध्यम से भी, नदी के माध्यम से आंतरिक जलमार्ग और समुद्र के माध्यम से बाह्य जलमार्गों का निर्माण किया गया था। बड़े बड़े मंदिर का निर्माण किया गया था। जैसे राजेंद्र चोल प्रथम के समय में गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर या तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, ये सभी विशाल श्रेणी के मंदिर हैं, जिनकी संरचनाएं विशाल और भव्य है। इस पर नक्काशी और कलाकृति करवाई गई, जो मंदिरों को और भी भव्य बना देती है। विमान श्रेणी में इसका शिखर जो बनाया गया, वो विमान श्रेणी में बनाया गया। इसका गोपुरम या प्रवेश द्वार जो है, वो काफ़ी विशाल और बड़ा है, जिस पर काफ़ी ज़्यादा सजावट की गई है। तो वास्तुकला और शिल्पकला का सुंदर समन्वय मंदिरों में देखने को मिलता है। चोलकालीन मंदिर कहा जाता है कि चोल शासकों ने दैत्यों के समान कल्पनाएं की थी और उसे पूरा किया था। दैत्यों के समान कल्पनाओं का मतलब है कि बड़े बड़े संरचनाओं वाले, बड़े बड़े विशाल संरचनाओं वाले स्थापत्य का निर्माण किया और उसे सुंदर कलाकृतियों से अलंकृत किया, उसे सुंदरता दी। तो इस तरह के अनेक मंदिर चोल काल के शासन काल में हैं, जिसमें बृहदेश्वर मंदिर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है, या विजयालय का मंदिर है, या सुंदरेश्वर मंदिर है, या कदम्बमलाई मंदिर है। तो इस तरह के मंदिर चोल काल के ये मंदिर दर्शनीय हैं और प्रसिद्ध हैं। मंदिरों का केवल धार्मिक उद्देश्य ही नहीं था, बल्कि मंदिरों का सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य भी होता था। मंदिर केवल पूजा पाठ या उपासना पद्धति केंद्र के रूप में विकसित नहीं हुए, हालांकि मूल उद्देश्य वही था, लेकिन दान के प्रचुरता के कारण, भूमि जितनी दान में मिलती थी, इसके कारण मंदिर धीरे धीरे एक उत्पादन केंद्र के रूप में बदल गए। मंदिर उस क्षेत्र में एक बैंकिंग सिस्टम का काम करने लगे। जो उन्हें भूमि मिली थी, उन भूमियों पर खेती के द्वारा या बागवानी के द्वारा मंदिरों को जो धन अर्जन होता था, वह लोगों के कल्याण के लिए, देवताओं के पूजा पाठ के अलावा मंदिर के जुड़े हुए, मंदिर के शिल्प से जुड़े हुए जो कारीगर समुदाय था, जो ब्राह्मण समुदाय था, जो लोग मंदिर के दैनिक कार्यों में लगे हुए थे, मंदिर के उपासना पद्धति में लगे हुए थे, मंदिर के साफ सफाई में लगे हुए थे, मंदिर की व्यवस्था को बनाए रखने में लगे हुए थे, उन सभी लोगों का वेतन का इंतजाम
के अलावा भी मंदिरों के पास धन बचता था, जिसे वो अपने क्षेत्र में उत्पादन गतिविधियों में सहायता प्रदान करता था। इसी प्रकार मंदिर जो थे वो धार्मिक केंद्र के साथ साथ आस्था के केंद्र के साथ साथ एक न्यायिक केंद्र भी, स्थानीय झगड़ों में एक न्यायिक केंद्र की भी भूमिका अदा करते थे। स्थानीय पंचायतों की बैठक मंदिर प्रांगण में मंदिर के चबूतरों पर होती थी, जहां गांव से संबंधित विवाद स्थानीय स्तर के मुद्दों पर चर्चा की जाती थी, सुलझाए जाते थे। इसी प्रकार सांस्कृतिक गतिविधियों में मंदिर बढ़ चढ़कर आयोजन में हिस्सा लेता था और सांस्कृतिक आयोजनों को करवाता था। तो चोल काल में मंदिरों की संरचना, मंदिरों की भव्यता या मंदिरों की गतिविधियों में इतना प्रसार आया कि मंदिर की भूमिका भी बदलती गई, मंदिर की भूमिका भी काफ़ी बढ़ गई। चोल काल में धातु और पत्थर दोनों से अत्यंत सुंदर मूर्तियों की रचना की गई। विभिन्न देवी देवताओं की अत्यंत आकर्षक मूर्तियों को निर्मित किया गया, जिसमें धातु या कांस्य की प्रतिमाएं अधिक सुंदर बनाई गई है। चोल काल में नटराज की मूर्ति जो मिली है, मूर्तियों में नटराज या नृत्य करते हुए शिव की प्रतिमा वो सर्वोत्कृष्ट है। शिव के साथ साथ शिव परिवार, पार्वती, कार्तिकेय, स्कंद, गणेश आदि की भी प्रतिमाएं निर्मित की गई, किंतु इन सारी प्रतिमाओं में नटराज की प्रतिमा चोल काल का सांस्कृतिक निचोड़ या सार कहा जाता है। मंदिरों के दीवारों पर, जैसे तंजौर के मंदिरों पर जो चित्रकारी की गई, जो देवताओं, अप्सराओं या राज परिवारों से संबंधित चित्रकारी है, वो बेहद ही उत्कृष्ट है। तो इस तरह चोल काल स्थापत्य संरचना में भी काफ़ी आगे बढ़ा हुआ था, काफ़ी उपलब्धियां हासिल किया हुआ था। धार्मिक गतिविधियों में भी चोल काल में तेजी आई, या धार्मिक पुनरुत्थान का युग भी चोल काल को कहा जाता है। शैव और वैष्णव दोनों धर्मों में बड़ी तीव्रता से पुनर्जागरण हुआ। शैव नैनारों और वैष्णव अलवारों ने अपने भजन में, अपने गीतों, प्रवचनों से संपूर्ण दक्षिण भारत को प्रभावित किया। दोनों संप्रदायों का पुनरुत्थान इन क्षेत्रों में चोल काल में सुदूर दक्षिण तक हुआ, और इसी कारण से सुदूर दक्षिण तक में बौद्ध एवं जैनों का प्रभाव धीरे धीरे कम होता गया। आर्थिक गतिविधियों में देखें तो चोलों ने भारत और भारत से बाहर दक्षिण भारत के, सुदूर दक्षिण भारत के क्षेत्रों में जो अपना सैनिक बल स्थापित किया था, जो दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों में, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशियाई भागों में अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया था, या बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में, हिंद महासागर के क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। उसने व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में भी चोलों को काफ़ी बढ़त दिलाई, आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक संबंध अधिक अच्छे हुए। चोल काल में चीन के शासक के साथ भी आदान प्रदान का, वैदेशिक संबंध का प्रमाण मिलता है। कुलोत्तुंग चोल ने 72 व्यापारियों का एक दल चीन भेजा था। तो चोल काल के अनेक नगर जो हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र के रूप में बदल गए थे। इसी प्रकार देखें चोल काल में प्रशासन के क्षेत्र में, तो प्रशासनिक उपलब्धियां भी चोलों की उल्लेखनीय रही। चोल के अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि उसकी प्रशासनिक व्यवस्था अत्यंत सुगठित और कुशल थी। हालांकि अन्य राजवंशों की तरह, अन्य कालों की तरह राजा ही धुरी था, राजा ही सभी शक्ति का केंद्र था, राजा ही वह केंद्र था जिस पर संपूर्ण प्रशासन तंत्र अवस्थित होता था। लेकिन यहाँ चोलों के प्रशासन में विशेषता यह है कि यह अत्यधिक केंद्रीकृत था, लेकिन इसमें स्थानीय तत्व भी या स्थानीय विशेषताओं से युक्त भी था। मतलब केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों की प्रवृत्ति एक साथ देखने को मिलती है। सबसे प्रमुख था चोल राजवंश में कि चोलों ने स्थानीय
स्वशासन की एक परंपरा विकसित कर ली थी। स्थानीय स्वशासन या स्थानीय शासन का अर्थ है कि सबसे निचले स्तर पर, शासन के सबसे निचले स्तर पर, जैसे राज्य बटा हुआ था मंडल में, मंडल कोट्टम में, कोट्टम नाडु और नाडु कुर्रम में। तो इस प्रकार निचले स्तर पर, नाडु और कुर्रम का स्तर पर चोलों ने स्थानीय संस्थाओं को स्थापित किया, जो स्थानीय लोगों के द्वारा चुने जाते थे, निर्वाचित होते थे, और ये लोग प्रशासन का कार्यभार संभालते थे। इन्हें कुछ विषय, निश्चित विषय दे दिए गए थे जिस पर ये सीधे देखरेख करते थे और केंद्र के प्रति जवाबदेह होते थे। इसकी नियुक्ति राजा नहीं करता था, बल्कि राजा केवल इस पर प्रशासनिक देखरेख या नियंत्रण रखता था, लेकिन यह इनका चुनाव स्थानीय जनता के वोटों के माध्यम से होता था और इसका कार्यकाल भी निश्चित होता था। तो इस तरह ग्राम सभाओं की भूमिका जो है वह इतिहासकारों को विशेष रूप से आकर्षित करती है। उस काल में सुदृढ़ या व्यवस्थित रूप से स्थानीय संस्थाओं का होना आश्चर्य में डालता है, जब केंद्रीकरण काफ़ी तेज था और केंद्र की शक्ति सबसे प्रभावी शक्ति थी, सबके ऊपर नियंत्रणकारी शक्ति थी। उस दौर में जो है वो केंद्र अपनी जगह पर सबसे महत्वपूर्ण था, लेकिन शासन के निचले हिस्से में, सबसे निचले भाग में जाकर स्थानीय संस्थाएं भी शासन करने में सक्षम थी। स्थानीय संस्थाएं कानून व्यवस्था, प्रशासन, सारी चीज़ों का देखभाल करती थी। तो इस तरह से चोलों ने अपने प्रशासनिक क्षेत्र में या राज्य विस्तार के क्षेत्र में, स्थापत्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, धार्मिक गतिविधियों के क्षेत्र में, आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में चरम विकास को प्राप्त कर लिया था। सुदूर दक्षिण के क्षेत्र इसके हिस्से में थे ही। इसके अलावा भारत के मुख्य भूमि से अलग दक्षिण पूर्व एशियाई देश, श्रीलंका का अधिकांश हिस्सा और सुदूर देश चीन वगैरह के साथ इसका सीधा संबंध था, वैदेशिक संबंध था, व्यापारिक संबंध था। और इस समय के जो संगठन हैं, जो व्यापारिक संगठन हैं, उनकी हुंडियाँ चलती थी जो दूसरे देशों में भी मान्य होती थी। उनकी अपनी मुद्राएं, जो पहचान चिन्ह, जो हुंडियाँ या बैंक गारंटी या गारंटी, व्यापारिक गारंटी, ये सभी चीज़ को दूसरे देश के शासकों ने भी मान्यता दी हुई थी। यह विकास की चरम अवस्था थी। इनके बल पर, इन उपलब्धियों के बल पर चोल राजवंश जो है, चोलों का इतिहास जो है वो विशेष उपलब्धि वाला काल माना जाता है, या इसकी उपलब्धियां भारतीय इतिहास में सर्वाधिक मानी जाती है। दक्षिण भारतीय इतिहास का इन उपलब्धियों के कारण यह युग जो है वो स्वर्णकाल माना जाता है। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने चोलों के विशेषताओं के ऊपर चर्चा की। अगली कक्षा में फिर नए विषयों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।